सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज HD विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर आपको दें, जहांगीर तरीन और अली तरीन को FIA ने एक बार फिर तलब कर लिया। फारूकी पल्प मिल्स के CEO शाहिद सलीम को भी तलब किया गया है। FIA ने तरीन फैमिली और शाहिद सलीम कर लिया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन को FIA ने एक बार फिर तलब कर लिया। फारूकी पल्प मिल्स के CEO शाहिद सलीम को भी तलब किया गया है। FIA ने तरीन फैमिली और शाहिद सलीम को 13 अप्रैल को तलब किया है। खबर आपको दें, जहांगीर तरीन और अली तरीन को FIA ने एक बार फिर तलब कर लिया, जबकि दूसरी जानिब फारूकी पल्प मिल्स के CEO शाहिद सलीम को भी तलब किया गया है। FIA ने तरीन फैमिली और शाहिद सलीम को 13 अप्रैल को तलब किया है। अदालती कार्रवाई होगी। जहांगीर तरीन और अली तरीन को FIA ने एक बार फिर तलब किया है। फारूकी पल्प मिल्स के CEO शाहिद सलीम को भी तलब किया गया है, जबकि FIA तरीन फैमिली और शाहिद सलीम को 13 अप्रैल को तलब किया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन को FIA ने एक बार फिर तलब कर लिया है। FIA ने तरीन फैमिली और शाहिद सलीम को 13 अप्रैल को तलब किया। FIA फारूकी पल्प मिल को दिए गए 3 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल मांगी गई है, जबकि FIA ने जहांगीर तरीन से 8 सवालों के जवाब 13 अप्रैल को तलब किए गए हैं। इससे गुज़िश्ता पेशे पर ये सवाल दिए गए थे, इनको जवाबात के लिए अब इन्हें तलब किया गया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन को FIA ने एक बार फिर तलब कर लिया। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे इरफान मलिक हमारे साथ होंगे। इरफान बताएगा, तलब किया गया है 13 अप्रैल को। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जहांगीर तरीन, अली तरीन और उसके साथ साथ फारूकी पल्प मिल के CEO जो है शाहिद सलीम, इनको भी FIA की जानिब से 13 अप्रैल को तलब किया गया है। इसमें आपको ये बताएं कि FIA की जानिब से आज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह के ऊपर जो नोटिस सर्व करवाया गया है, जिसमें कहा, उन्हें बताया गया है कि 13 अप्रैल को वो सुबह 10 बजे FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि शुगर मिल माफिया के खिलाफ जो FIR की गई हैं और उसके साथ साथ सट्टा माफिया के खिलाफ जो FIR हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस टीम के सामने पेश हों और उसमें उनसे 8 सवालात के जवाब जो हैं वो तलब किए गए हैं। FIA के मुताबिक अगस्त 2020 से उनसे इन सवालात के जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सवालात के जवाब नहीं पहुंचे और अब जो है उनसे कहा गया है कि जहांगीर तरीन खान ने जुमा के दिन जो FIA के सवालात के जवाब देने का वादा किया था, लिहाजा अब JK फॉर्म की तमाम जो मशीनरी की असल रसीदें जमा करवाई जाएं और 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत जमा करवाए जाएं। इसके साथ साथ MCB की जानिब से जहांगीर तरीन ने ये कहा था कि MCB ने उनसे कहा था कि वो ठीक है। तफसीलात के लिए शुक्रिया इरफान आपका। जाती उम्र अराजी केस में पेशी के लिए मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने मरियम नवाज की आज तक अबूरी जमानत मंजूर और नैब से जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जाती उम्र अराजी केस जिसमें समाअत होगी, पेशी के लिए मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। अदालत ने मरियम नवाज को आज तक अबूरी जमानत मंजूर और नैब से जवाब तलब कर रखा है। आपको बताएं, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है, जो कि आज ये अहम समाअत करेगा। समाअत होने जा रही है जाती उम्र अराजी केस से मुतल्लिक। मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अदालत ने मरियम नवाज की आज तक अबूरी जमानत मंजूर की और नैब से जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हुकूमत का मुल्की और गैर मुल्की असासे छुपाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत का असासा जात डिक्लेरेशन के लिए अलग यूनिट कायम करने पर गौर किया जा रहा है। यूनिट मुल्की और गैर मुल्की असासों और उनके मालिकान की छानबीन कर सकेगा। वकास अजीम से मजीद जानते हैं। वकास, यूनिट में किन महकमों के नुमाइंदे शामिल होंगे? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने इस बात के ऊपर गौर शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में जितने भी मुल्की और गैर मुल्की असासे डिक्लेरेशन है, इनकी छानबीन का फैसला किया जाए और इस मकसद के लिए एक मखसूस यूनिट कायम किया जा रहा है, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कायम किया जाएगा। लेकिन इस यूनिट में जो है दीगर महकमों के जो नुमाइंदे हैं वो भी शामिल होंगे, जिसमें CTD है, FIA है, नैब है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे हैं, वो इस यूनिट का हिस्सा होंगे। और ये यूनिट देखेगा कि मुल्की और गैर मुल्की असासों का कितना हुजम है जो कि डिक्लेयर किया जा रहा है और कितने ऐसे असासे हैं जो कि छुपाए जा रहे हैं। जो भी मुल्की और गैर मुल्की असासे होंगे उनके डिक्लेरेशन इस मखसूस यूनिट में फाइल करना लाजमी होगा और ये यूनिट देखेगा कि बैरूनी ममालिक के साथ जो मुआहदे किए गए हैं उसको
मजीद उसमें किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि इस यूनिट के लिए IMF ने भी शराइत रखी थी और पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दहानी कराई है कि इस ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुसलसल 10 माह तरसीलात ज़र $2 अरब से जायद है। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2021 में $2 अरब 70 करोड़ की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। फरवरी 2021 के मुकाबले में 20% और मार्च 2020 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 43% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस पर बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ है। अशरफ खान बताएगा, तरसीलात ज़र 43% इजाफा रिकॉर्ड किया गया इसमें। मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल 10वें माह तरसीलात ज़र में $2 अरब भेजे गए। मार्च 2021 में $2 अरब 70 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे फरवरी 2021 के मुकाबले तरसीलात ज़र में 20% और मार्च 2020 के मुकाबले 43% का इजाफा हुआ है। जुलाई से मार्च 9 माह में जो तरसीलात ज़र 21 अरब 50 करोड़ आ चुकी हैं और यहाँ पे कहा गया कि पिछले माली साल के मुकाबले जुलाई से मार्च के दौरान तरसीलात ज़र में जो है 26% का इजाफा हुआ है। कोरोना वबा के बावजूद जो तरसीलात ज़र बैरून मुल्क पाकिस्तानी की जानिब से भेजने में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुसलसल 10 माह $2 अरब की तरसीलात ज़र वज़ीर आज़म ने इजहार मुसर्रत किया। ट्विटर में पैगाम जारी किया है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कोरोना के बावजूद 10 महीनों में $2 अरब भेजकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, रवां साल अब तक तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले तरसीलात ज़र 43% ज्यादा है। इस पर मुसर्रत का इजहार किया है, ट्वीट किया है और मुबारकबाद भी दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुसलसल 10 माह $2 अरब की तरसीलात ज़र वज़ीर आज़म ने इजहार मुसर्रत किया। ट्विटर पर पैगाम जारी किया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है, कोरोना की तीसरी लहर में मईशत मुस्बत आदादोशुमार के साथ आगे बढ़ रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में इंतहाई कम आमदनी वाला भी आसान शराइत पर कर्जे हासिल करके अपने घर का मालिक बन सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा की तीसरी लहर दुनिया के लिए खतरनाक और चैलेंजिंग। इसके बरक्स पाकिस्तान के माशी अशारिये मस्बत ट्रैक पर गामजन है। ये कहना है गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गवर्नर स्टेट बैंक ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिताब करते हुए कहा कि सीमेंट, ऑटोज और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऑटो सेक्टर में अगर आप देखें, सो इफ यू लुक एट द सेल्स ऑफ पर्सनल कार्स year on year, they have risen 35% in February. February was before COVID last year. 35% in February, and year to date they are up 23%. रजा बाकर ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, तरसीलात ज़र में इजाफा, बेरोजगारी की शरह को कम रखने के लिए 250 अरब रुपए के सस्ते कर्जे दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज सुबह ट्वीट की, पिछले महीने वी हैड $2.7 बिलियन इन रेमिटेंसेस। अगर आप इसको एक साल पहले से कंपेयर करें तो दैट्स अ ग्रोथ ऑफ 43% ईयर ऑन ईयर। और अगर आप ईयर टू डेट देखें तो हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो 26% बढ़ी हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने हाउसिंग शोबे में सस्ते कर्जों के हवाले से कहा कि 5 से 20 साल तक कर्जा 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के दरमियान कम आमदनी वाले हासिल कर सकते हैं। अब हमने एक नया टियर ले आए हैं, टियर 0, जिसमें 20 लाख तक का घर माइक्रो फाइनेंस बैंक से ले सकते हैं। फिर हमारी टियर 2 और टियर 3 है, जो आम आदमी हर किस्म का घर ले सकता है, चाहे उसके पास ज़मीन हो, उस पर वो कंस्ट्रक्ट करता है, एक्सपेंशन भी हो सकती है। इसका मैक्सिमम साइज 6 मिलियन है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि डिजिटल करेंसी पर दीगर ममालिक के सेंट्रल बैंकों को मॉनिटर कर रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। रमजानुल मुबारक से पहले एनसीओसी का अहम इजलास आज होगा। मसाजिद और बाजारों में नई पाबंदियां और सख्तियां, मजीद एसओपीज का निफाज बारे अहम फैसले आज किए जाएंगे। सूबे पंजाब में लॉकडाउन बढ़ाने की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। रमजानुल मुबारक से पहले एनसीओसी का अहम इजलास आज होने जा रहा है। मसाजिद और बाजारों में नई पाबंदियां, सख्तियां, मजीद एसओपीज के निफाज बारे अहम फैसले आज किए जाएंगे। सूबे पंजाब में लॉकडाउन बढ़ाने की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा।
कोरोना का बवाल, पूरा मुल्क बेहाल। वायरस से मजीद 58 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मुस्बत केसेस की शरह 10.29% रही। कोरोना का बवाल, पूरा मुल्क बेहाल। वायरस से मजीद 58 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मुस्बत केसेस की शरह 10.29% रही। बराह रास्त आपको दिखाएंगे, डॉक्टर फैसल सुल्तान प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। 4200 से तजावज़ कर चुकी है और ये प्रेशर जो है, अगर इसको आप इसका मुआवजा करें तो जून में जब बीमारी जोर पे थी तो वो तकरीबन 3300 के करीब उसका मैक्सिमम नंबर था। तो इसलिए ना सिर्फ कि इस वक्त बीमारी की परसेंटेज पॉजिटिविटी वगैरह ज़्यादा है, बल्कि जो इसका ज़ोर है, जो प्रेशर है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, वो खासा शदीद है। और ये जो हमारे बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे पंजाब, केपी और AJK में, उसमें देखने को नज़र आ रहा है। इस प्रेशर के नतीजे में ज़ाहिर है जब कभी इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर हमें ये परेशानी या फ़िक्र होती है कि कहीं किसी जगह बेड्स की अवेलेबिलिटी का मामला ना बढ़े। इस सिलसिले में जो बहुत अहम चीज़ हमारे हाथ में है करने की, उसका ताल्लुक जो NPIs हैं, जो SOPs हैं, उनका मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम समझते हैं कि अगर हम मुल्क भर पर नज़र दौड़ाएँ और 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की जो एदाद शुमार हैं उनको देखें तो ऐसे दिखता है कि हमने इसके ऊपर, इस मामले को मुकम्मल सीरियसनेस नहीं दी। मिसाल के तौर पे मासवा हस्पतालों के बाकी तमाम सेक्टर्स में आपको इसकी जो कंप्लायंस है, इसका जो इस्तेमाल है SOPs का, उसकी शरह जो है वो 50% के लगभग दिखती है और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तो सबसे कम नज़र आ रही है। कुछ और जो ऑब्जर्वेशंस आज देखी गई NCOC में, उसमें ये नज़र आया कि जो क्लोज्ड डेज़ हैं, जो हमारे दिन हम सब ने फैसला किया था जिसके दौरान हम अपनी एक्टिविटी को बंद रखेंगे, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, उसमें कंप्लायंस जो है, जिसको बोलते हैं लेटर और स्पिरिट, यानी पूरे माने में जो उसका इस्तेमाल है वो उस तरह से नहीं हो रहा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रही। जो औकात कार थे जिसके दौरान कुछ एक्टिविटीज़ ने बंद होना था या चलना था, उनके ऊपर भी मुकम्मल आमद दरामद होता नहीं नज़र आ रहा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का मैंने पहले ही जिक्र किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ हमें बड़े वाजे जिसे कहते हैं गैप्स नज़र आ रहे हैं। हमें ये भी पता चला है कि बावजूद पाबंदी के कुछ जगह रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग जिसको बोलते हैं, यानी अंदर बैठ के खाने का जो इंतज़ाम है वो चल रहा है। और सबसे पहले ये कहूँ कि ये जो मास्क का इस्तेमाल है, इसकी कंप्लायंस इतनी कम है कि वो हमारे लिए तशवीश का बायस है। मैं समझता हूँ कि अक्सर जगहों में, सिवाय चंद एक्सेप्शंस के, अक्सर जगहों में इसका इस्तेमाल 5% भी नहीं है। इस सूरत हाल में मेरी आपसे अपील ये होगी कि इन SOPs को सीरियस समझिए। बीमारी का फैलाव मौजूद है और वो फैलाव इस नौइयत का है कि उसने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत शदीद असर डाल रखा है और ये हमारे हाथ में है कि जैसे ही हम इन चीज़ों की कंप्लायंस, यानी इन रिस्ट्रिक्शंस की, इन SOPs को अडॉप्ट करना शुरू करें तो हमें बीमारी के फैलाव पे खातिर खा असर नज़र आना शुरू होगा। साथ साथ मेरी उलमाए कराम से भी गुजारिश है कि रमज़ान सामने है बिल्कुल, कि वो भी अपना पूरा किरदार इसमें अदा करें और वो हमारे साथ रहे हैं। और पिछली जो इसकी वबा थी, जब पिछले रमज़ान में आई, उनकी मदद से बहुत इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन थी बहुत सारी मसाजिद में। तो मैं उनकी मदद जो है वो हमें बहुत इसमें कारआमद साबित होगी वबा को, फैलाव को रोकने में। वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मेरी दरख्वास्त होगी कि वो तमाम लोग जो 50 से ऊपर के हैं, जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, वो प्लीज़ रजिस्टर करें। जो 60 से ऊपर लोग हैं, 60 से ऊपर उम्र के लोग हैं, उनको जब वैक्सीनेशन की डेट आती है तो प्लीज़ उस पर जाइए और वैक्सीनेशन का आगाज़ कीजिए अपने लिए। और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं, बहरहाल उनके लिए तो वॉक इन वैक्सीनेशन, यानी बग़ैर अपॉइंटमेंट के, बग़ैर तारीख लिए जहाँ फैसिलिटी मौजूद है तो वो उसका भरपूर इस्तेमाल करें।
हम इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स फराहम करेंगे और हो रही हैं और आइंदा होती इस महीने के आखिर से पहले और फिर मई में और फिर जून में। तो ये लाखों बल्कि इंशाल्लाह करोड़ों की तादाद में वैक्सीन्स मौजूद होंगी, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक और आपको चीज़ बताता चलूँ, आज अभी थोड़ी देर पहले WHO के जो DG हैं उनका भी एक मैसेज आ रहा था, वो ये कि जब हम वैक्सीन लगा लें तो हम ये ना समझें कि अब हमने इसके बाद तमाम जो एहतियातें हैं वो छोड़ देनी हैं। वजह यह है कि वैक्सीन बचाव करती है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये कभी भी 100% नहीं होती। तो इसलिए साथ साथ वैक्सीनेशन के जब तक आलमी इदारा सेहत और कौमी इदारे जो हैं आपको ये ना कह दें कि अब इन एहतियातों की ज़रूरत नहीं रही, तब तक ये तमाम चीज़ें अडॉप्ट किए रखें, बिकॉज इसी सूरत हमारी जो वबा है वो कम होगी, नीचे आएगी और हम अपना मामूल ज़िंदगी जो है करीब तरीन अपने नॉर्मल के लाने के काबिल होंगे। आप सबकी तवज्जो का भी शुक्रिया और पेशगी आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इन तमाम SOPs को अडॉप्ट कीजिए और इसको अपने मुल्क को और अपने घर वालों को और अपने माशरे को वबा से और इसके जानलेवा ख़तरात से बचाने में अपना भरपूर और मौसर किरदार अदा कीजिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। बहुत शुक्रिया। आप मुलाहिजा कर रहे थे डॉक्टर फैसल सुल्तान ब्रीफिंग दे रहे थे। NCOC का इजलास है, उन्होंने कहा कि कारोबार के औकातकार पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, मास्क का इस्तेमाल बहुत कम है, मास्क का कम इस्तेमाल बाइस तशवीश है, अक्सर जगहों पर मास्क का इस्तेमाल 5% से भी कम है। मजीद उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमने देखा कि इस मामले को हमने सीरियस नहीं लिया और SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यह वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ है के बाद खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में एक दिन रोजा रखने का मामला, मरकजी रुयत हलाल कमेटी और मस्जिद मोहब्बत खान कमेटी का एक ही दिन इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। इजलास कल 13 अप्रैल को होगा। अहम खबर आपको दें, मुल्क में एक दिन रोजा रखने का यह मामला है। मरकजी रुयत हलाल कमेटी और मस्जिद मोहब्बत खान कमेटी का एक ही दिन इजलास बुलाने का फैसला किया गया है और इजलास कल 13 अप्रैल को होगा। सिंध सरकार ने अलग से महकमा कीमत और रस्त कायम करने का फैसला कर लिया। कीमत और रस्त डायरेक्टरेट को महकमा ज़राअत से अलग किया जाएगा। महकमे का सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर्स अलग से मुकर्रर किए जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद नोहड़ियों। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा कीमत व रस्त अलग से कायम करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने महकमा ज़राअत से जुड़ा हुआ डायरेक्टरेट जो है महकमा कीमत व रस्त इसको अलग करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से ये मामला कल जो है सिंध काबीना के इजलास में ज़ेर गौर लाया जाएगा। इस महकमे के हवाले से महकमा कानून ने 2010 में जो ड्राफ्ट तैयार किया था उस पर असर जो है उस पर नज़रसानी करना शुरू कर दी है। ये महकमा सूबाई सतह पर होगा, जिसमें सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल, डिवीज़न सतह पर डायरेक्टर अलग से तैनात होंगे। इसके साथ साथ ज़िला सतह पर डिप्टी डायरेक्टर और तहसील सतह पर असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात होगा। इन तमाम अफसरान को जो है जुडिशल पावर भी इख्तियार दिए जाएंगे ताकि जो है कीमतों पर कंट्रोल करें। इस वक्त जो ये इख्तियार हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास, ये असिस्टेंट कमिश्नर से इख्तियार वापस लिए जाएंगे और वापस लेकर ये इख्तियार इन अफसरान के हवाले किए जाएंगे। इस हवाले से महकमा कानून ने जो 2010 में तैयार किया गया था ड्राफ्ट, उस पर नज़रसानी करना शुरू कर दिया, जो कल सिंध काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस महकमे को अलग से कायम किया जाएगा। ये महकमा 2002 में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कायम किया गया था, जो उस वक्त ये महकमा अलग था, लेकिन उसके बाद में 2008 में ये महकमा ज़राअत के साथ जम किया गया। लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में रमज़ान से पहले ही फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नवीद सदीकी से। जी नवीद। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही जो फ्रूट की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। मनमाना जो इजाफा कर दिया गया है। अगर हम बात करें केले की, केला जो है 150 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज 50 रुपये किलो, खरबूजा 60 रुपये किलो, स्ट्रॉबेरी जो है वो 400 रुपये किलो और जो फालसा है उसकी कीमत 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जो शहरी है उनका कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। शहर में जो प्राइजेस जारी की गई है उसमें भी जो है खासा फ़र्क दिखाई देता है कि 50 से लेके 100 रुपये का जो है फ़र्क है।
पर किलो में, लेकिन इंतजामिया की जो शहरी इंतजामिया है वो शायद ठंडे कमरों में बैठी हुई है। प्राइस लिस्ट जारी करके जो है जो एहलकार हैं और हुक्काम हैं वो भूल जाते हैं, उस पर अमल दरामद करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि उनको जो मंडी से फ्रूट्स हैं वो महंगे आ रहे हैं, तो वो कैसे जो है सस्ता फराहम करें। उनका भी यही मुतालबा है कि अगर हुक्काम प्राइस लिस्ट जारी करते हैं तो जो उसके दाम है वो सही तरीके से तय किए जाएं ताकि उनको भी जो आसानी हो सके। उनका ये कहना है कि शहरी जो है उनसे आके लड़ाई करते हैं और जिद करते हैं कि जो प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक फरोख्त करें, लेकिन वो भी जो है मजबूर है क्योंकि जो पीछे से जो मंडी है उसमें ही चीज़ें महंगी है, तो वो शहरियों को जो है कैसे सस्ता फराहम करें। तो शहरियों का भी मुतालबा और दुकानदारों का भी मुतालबा है कि जो तयन है कीमतों का वो दुरुस्त किया जाए और उस पर अमल दरामद की तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब बात मौसम की। कराची में गर्मी बरकरार, महकमे मौसमियात ने कल से मौसम बेहतर होने की पेशगोई कर दी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी बताएंगी समीन नवाज। जी समीन। इस तरह से मौसम का हाल बताने वालों ने आज के लिए भी ये कह रखा था कि आज भी शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा, तो इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है और जनूब मगरिबी सिमत से जो हवाएं चल रही हैं खासी तेज रफ्तार ये हवाएं हैं और तकरीबन 10 नॉटिकल माइल फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। गर्मी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो आज 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई थी सुबह के औकात में, लेकिन 10 बजे के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। इस वक्त करंट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है और हवाओं में अगर हम बात कर लें नमी की तो नमी का तनासुब इस वक्त 57% के हिसाब से देखा जा रहा है। आज कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि मतला साफ होने की वजह से बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आइंदा 24 घंटों में कराची शहर में हल्की या तेज किसी किस्म की कोई बारिश मुतवक्के नहीं है, जबकि ये कहा गया है कि 15 अप्रैल के बाद शायद कोई ऐसी सिस्टम में डेवलपमेंट हो जिससे कराची में हल्की बारिश का इम्कान हो और कराची वालों को जो शुरू के रोजे होंगे वो कुछ हल्के बारिश की नजर हो जाएंगे और मौसम खासा खुशगवार हो जाएगा। लिहाजा कराची वालों को आज थोड़ी हल्की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जबकि कल से मौसम मामूल के मुताबिक आ जाएगा और कल सूरत हाल इतनी शदीद गर्मी की नहीं होगी जितनी आज। शुक्रिया आपका। खबर आपको दें, जाती उमर अराजी केस में मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का नैब को गिरफ्तारी से 10 रोज कबल नैब को मरियम नवाज को इत्तला देने का हुक्म सामने आया है। जाती उमर अराजी केस में मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी पर समात हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का नैब को गिरफ्तारी से 10 रोज कबल मरियम नवाज को इत्तला देने का हुक्म भी सामने आया है। जाती उमरा अराजी केस जिसमें मरियम नवाज अदालत पेश हुई, जमानत कबल गिरफ्तारी पर समात की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त निपटा दी है। अदालत का नैब को गिरफ्तारी से 10 रोज कबल मरियम नवाज को इत्तला देने का हुक्म। जहांगीर तरीन मुल्तान पहुंच गए। MNA राजा रियाज, MPA अमीर खान और सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल भी जहांगीर तरीन के हमरा हैं। खबर आपको दें, जहांगीर तरीन मुल्तान पहुंच गए हैं। MNA राजा रियाज, MPA अमीर खान और सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल भी जहांगीर तरीन के हमरा हैं। साबिक MNA जहांगीर खान तरीन अली तरीन MNA खुसूसी तैयारे के जरिए मुल्तान पहुंचे हैं। जहांगीर खान तरीन की PTI के सीनियर रहनुमा इसाक खान खाकवानी की रिहाइशगाह पर पहुंचे और मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे में अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कज़ाफ़ी भट्ट से भी। अभी बताया आपको वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे में अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे में अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। अहम यह मुलाकात जो कि हुई वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के दरमियान। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे में अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
जाती उम्रा अराजी केस में मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का नैब को गिरफ्तारी से 10 रोज कबल मरियम नवाज को इत्तला देने का हुक्म, यानी अदालत ने कहा कि अगर मरियम नवाज को गिरफ्तार करना हुआ तो 10 रोज पहले उन्हें इत्तला दी जाएगी। तो जाती उम्रा अराजी केस में मरियम नवाज अदालत में पेश हुई। गिरफ्तारी पर यह समात की गई। कबल गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त को निपटा दिया है, यह हुक्म देते हुए कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल नैब को यह हुक्म दिया है कि वो 10 रोज कबल मरियम नवाज को इत्तला करेंगे। जाती उमरा अराजी केस जिसमें मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी पर समात हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त को निपटा दिया और अदालत का नैब को गिरफ्तारी से 10 रोज कबल नैब को मरियम नवाज को इत्तला देने का हुक्म। प्लीज जरा खामोशी इख्तियार करें क्योंकि मैं चीख नहीं सकती, मेरा गला अभी भी खराब है और बहुत दिन बाद में तबीयत में बेहतरी आई। अगर मैं चीखूंगी तो वो राना साहब आइए प्लीज आइए, और अगर मैं चीखूंगी तो मेरा गला और खराब हो जाएगा। मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है कि काइंडली जरा खामोशी इख्तियार करें। थैंक यू जी। आपने डस्का की बात की, जहां तक नैब की बात है तो मैं नैब, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को शुबा नहीं है कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है, जो इमरान खान के कहने पर उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे अटैक करता है और जो पॉलिटिकली जिनका मुकाबला इमरान खान नहीं कर सकता उनको वो नैब जो है वो उनके पीछे शुरू हो जाती है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि लॉन्ग मार्च की डेट क्योंकि नज़दीक आ रही थी और उसी डेट को ये मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, लॉन्ग मार्च से डरते थे, इसलिए इन्होंने ये मुझे इस पे ये खोला इन्होंने इन्वेस्टिगेशन। और जब लॉन्ग मार्च का खतरा इनको लगा कि टल गया है तो वो चीज़ अब उनका उस तरह का इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा। लेकिन अब नैब में भी ना हुकूमत में इतनी सख्त है, ना नैब में इतनी सख्त है। इनकी हुकूमत भी ख़त्म हो रही है, इनकी ताकत भी ख़त्म हो रही है, इनकी जो इखलाकी स्टैंडिंग थी वो तो पहले कभी थी ही नहीं, इसलिए इनके हथकंडों पे अब कोई यकीन करने को तैयार है कि इन्होंने आप डस्का की बात करने लगे। इन्होंने डस्का के बारे में सवाल पूछा तो सबसे पहले मैं मीडिया के थ्रू डस्का के अवाम को दिल की गहराइयों से ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहती हूँ बल्कि शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ अपने वोट पर पहरा दिया, वोट दिया उस पर पहरा दिया, बल्कि इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई और आटा चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों, बिजली चोरों, वोट चोरों का एहतसाब किया। और डस्का की जो ये फतह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो सिर्फ एक डस्का की फतह नहीं है, वो बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ये मुकाबला जो है वो रियासती ताकत और मशीनरी के साथ किया है, जाली हुकूमत के साथ किया है, जिसके अंदर उन्होंने इंतज़ामिया वसाइल 1-1 अरब रुपए के जो पैकेजेस थे वो, और किस तरह इन्होंने धांधली करके फरवरी में, ये धांधली करके भी नहीं जीत सके, तब भी डस्का के मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, लेकिन इन्होंने रुस्वा होना और रुस्वा होकर दोबारा हारना ज़्यादा मुनासिब समझा और एक्सपोज होना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो अवाम को अब ये पता चल गया है, एक तरफ पूरी रियासत की ताकत, पूरा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की ताकत, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की ताकत, पूरी मशीनरी, पूरी नवाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने मुलाहिजा किया, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।